Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th Business Studies in the chapter of organizing, this is our fourth lecture video. In this chapter, meaning of organizing, process of organizing and importance of organizing. These three topics have already been discussed. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं सो इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो अगर एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपको याद होगा इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फोर्थ स्टेप वी स्टडीड वाज establishing reporting relationship. In establishing reporting relationship, actually we do create the superior subordinate relationship, and in that one a hierarchy of managerial positions is created. कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, एक सुपीरियर के अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंडर में कितने वर्कर्स हैं. इस तरह का एक जो हायरार्की क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन ओनर है, उस ओनर के अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एवरी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और भी ज़्यादा लेटम लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्री. एंड इन दैट ट्री हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर एंड ऑन ईच ब्रांच हाउ मेनी फ्रूट्स हैव बीन देयर. So that is called organization structure. Let us understand यहाँ पे क्या लिखा है. Organization structure refers to the framework within which managerial and operating tasks are performed. So managerial work भी perform होते हैं और operating work that is platform area पे operating work भी perform होते हैं. So इन work को perform करने के लिए एक जो framework prepare होता है, डिफरेंट पोस्ट और उनका जो हायरार्की क्रिएट होता है, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं. अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पोजीशंस एंड जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो डिफरेंट जॉब पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं, उन जॉब पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, इसी रिलेशनशिप को और इस पैटर्न को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं. Let us understand this with a simple diagram. You can see here we are having on the top board of directors, under whom the person called as managing director is there. Under managing director there are four departments: production department, purchase department, finance department, marketing department, and each department is headed by a manager, that is production manager, purchase manager, finance manager, marketing manager. Under each of these departments various subordinates are there, like under the production manager factory manager and store manager is there. Again under the factory manager foreman 1 and foreman 2 is there. Again under these foremen the workers will be there. So ये जो एक ट्री जैसा एक फ्लो चार्ट जो क्रिएट हो जाता है, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किस बेसिस पे डिपेंड होता है या किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. या तो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा. अब दोनों में से कौन सा होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ activities to be performed. Today we'll be discussing in detail the functional structure. Let us understand कि functional structure क्या होता है. अगर इस टर्म को आपको समझना है तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, that is function. फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है फंक्शन, इसे अगर आप याद रखें तो आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा. What does function means? फंक्शन मीन्स हमारी एक्टिविटीज़, जो हम काम करते हैं. तो कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट्स जो क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट क्रिएट किए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या फंक्शन होगा? ओनली द प्रोडक्शन फंक्शन विल बी अंडरटेकन. इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू procuring funds will be undertaken. And even under the marketing department the functions relating to sales and marketing of goods and products will be undertaken. यानी जो डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट किए वो किस बेसिस पे क्रिएट किए?
the functions that have to be performed in that particular department, these departments have been created. उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट्स हम फंक्शंस के बेसिस पे बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. लेट अस सी क्या लिखा है. फंक्शनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट. यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. तो ये क्या बन गया, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बन गया वेयर द डिपार्टमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड. आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो भी उसका बड़ा ही होगा, लेकिन आप ध्यान से इस टॉपिक को समझें और पढ़ें. द रीज़न इज़ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन बनते हैं 90% चांसेस यही हैं कि वो क्वेश्चन या तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में से होगा या डिविजनल स्ट्रक्चर में से होगा. आज के वीडियो में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और कल के वीडियो में हम डिविजनल स्ट्रक्चर को समझेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस, where the departments are created on the basis of functions to be performed in that particular department. That kind of structure is known as functional structure. Let us move further. Now here we have a small flow chart and a diagram. एग्जामिनेशन में जब भी आप आंसर प्रेजेंट करते हैं उस आंसर के साथ में अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, it will become very easy to secure marks and the examiner may be possible may not read the theory if the diagram and the flow chart is correct. So आप जहाँ पर कहीं भी possible तो flow chart जरूर ड्रॉ करें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के साथ में. लेट अस कंटिन्यू. अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में टॉप में कौन है, सीईओ, और सीईओ के अंडर में हमने टोटल 5 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं एंड ईच डिपार्टमेंट हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन विच हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट इज़ marketing, production, sales, human resource department, finance department. The departments have been created on the basis of the functions to be performed. Let us understand this topic in detail. Under which kind of organizations the functional structure is suitable? So for that 3 points have to be keep in our mind. First one, that is when the size of the organization is very large. Secondly, when organization हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं, ऐसी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं. एंड द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ व्हेन द टास्क रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. जिस डिपार्टमेंट को आपने क्रिएट किया है उस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. जो टास्क हमें परफॉर्म करना है इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, तब हम जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं दैट इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इसमें इस टॉपिक पे, दैट इज़ ऑन व्हाट बेसिस द फंक्शनल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ प्रेफरेबल इन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो वहाँ पे आपको ये प्रेजेंट करना आंसर. लेट अस मूव फर्दर. अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट वन इज़ क्योंकि यहाँ पे हम हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, सो इट रिजल्ट्स इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. ईच डिपार्टमेंट एंड all the employees of that particular department get specialized in their particular function, what they perform on a repeated basis. Secondly, effective control and coordination is possible because departments, due to similarity of task that has to be performed, एक डिपार्टमेंट में तो एक ही काम परफॉर्म करना है, एक ही टास्क परफॉर्म करना है, एक ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म करना है, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो अच्छा रहता है. एंड इवन जो कंट्रोल है उनके हेड का, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर का कंट्रोल अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अच्छा रहता है. सो इट रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आफ्टर दैट ऑब्वियसली जहाँ पे एक ही वर्क को कंटिन्यूसली हम परफॉर्म करते हैं और जहाँ पे हमें जो गाइडेंस मिल रही है वो एक एक्सपर्ट से मिलती है, तो हमारी एफिशिएंसी लेवल तो इम्प्रूव होना ही होना है. सो द थर्ड एडवांटेज वी अचीव इज़ इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी. फोर्थ वन इज़ इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड द वर्क. द रीज़न इज़ एवरी डिपार्टमेंट इज़ clearly specified what work he has to perform, so it will result in no duplication of work. So this will be the fourth advantage that we will achieve from functional structure. Ease in training,
This is the fifth advantage. How? Because the department created on the basis of the functions to be performed. जब भी हमें ट्रेनिंग देना है तो उस डिपार्टमेंट में हम पर्टिकुलर उसी एक्सपर्ट को भेजेंगे जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड में नॉलेज रखता है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग देना भी ईजी हो जाता है. एंड ऑब्वियसली द फोर्थ वन, proper attention of each and every worker and employee can be ensured with the different kinds of functions, with the similar kind of functions that they are performing under a single head. With the advantages, few disadvantages are also there of this functional structure. First one, functional empire. अब होता क्या है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी आ सकती है, दैट आई एम द होल एंड सोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड नोबडी कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज टू मी. सो एक फंक्शनल एम्पायर जैसा क्रिएट हो जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है. सेकेंडली, इट मे रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन. अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने एडवांटेजेस पढ़ा था, जैसे मैं कहा था इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पे आप कह रहे हैं डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन. तो देखिए, डिपार्टमेंट के इंटरनल कोऑर्डिनेशन तो इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, लाइक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द परचेज डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मे बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट वांट टू परफॉर्म ऑन इट्स ओन गाइडलाइंस, ऑन इट्स ओन rules. So it may be difficult to achieve a proper coordination between different departments. So where there is a lack of coordination, it will surely result in arise of conflict in interests of various departments. And the fourth disadvantage we have to face may be the inflexibility. It may lead to inflexibility as the employees get training of one function only. तो मान लीजिए कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन में तो एक्सपर्ट हो गए, उनका एफिशिएंसी लेवल बहुत इंप्रूव हो गया, लेकिन किसी दिन अगर आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ कम हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली. सो इट मे रिजल्ट इन इनफ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफरिंग और द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर. And the last one, that is difficult to hold accountable, where the organization is unable to achieve its target. In that situation, we are unable to hold a particular department accountable for not achieving the target, because every department may play a blame game. अगर हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है हम बोले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि भाई आपने क्यों अचीव नहीं किया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा I can easily able to achieve the target if production department would have supplied me the production on time. When we will inquire to the production department, again it will pass the blame over the purchase department that I was ready to produce the goods on time, but the thing is purchase department didn't purchase the goods on time, the raw material on time, that's why the production got hurdled. When we inquire to the purchase department, again it may put the blame over the finance department that we were ready to buy the raw material on time, but the thing is finance department didn't release the funds on time. So the blame game may be played among various departments, and it becomes very difficult to hold a single department accountable for not achieving the organizational goals. So these are the few of the disadvantages. I hope आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविजनल स्ट्रक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले. थैंक यू.